गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 6 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसे अंग्रेजी में नाउन भी कहा जाता है। जैसे महेश कल मुंबई जाएगा, तो इस वाक्य में बच्चों महेश शब्द जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अन्य एग्जाम्पल जैसे भालू शहद खा रहा है, तो यहाँ पर भालू और शहद दोनों क्या हैं? भालू जानवर का नाम हो गया, पशु का नाम हो गया, और शहद खाने की वस्तु हो गई। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? दोनों वस्तुओं के नाम हो गए, तो ये भी हमारी क्या होगी? संज्ञा होगी। अब बच्चों, इस भवन की ऊंचाई कितनी है? तो भवन क्या है? किसी वस्तु का नाम है, और ऊंचाई जो है वो उसका ऊंचा होना, उसका भाव प्रकट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर भी संज्ञा हुई। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के बाद परसर्ग ने, परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह ने, को, से के लिए में, पर आदि आ सकते हैं। जैसे महेश ने, श्याम ने, लड़के ने के लिए चाकू से दिल्ली आदि। जैसे आपने देखा कि संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे मेज, मेज शब्द क्या है? संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है? मेज छोटी है या मेज बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा से पहले हम विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। परसर्ग या विशेषण के न होने पर भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम के कारण संज्ञा को पहचाना जा सकता है। अर्थात संज्ञा को पहचानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर परसर्ग लगे हों। आप भाव, स्थान या व्यक्ति के नाम के अनुसार भी संज्ञा को पहचान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से बच्चों किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है या हमें ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरज, चांद, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा, सूरदास, मोहनदास, सचिन तेंदुलकर, कृष्णा आदि। ये सब क्या है? व्यक्ति विशेष के नाम हैं। तो ये भी बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही सूरसागर, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल इत्यादि, ये क्या है? हमारे विशेष ग्रंथ हैं, अर्थात स्तों के नाम है। तो ये भी हमारी बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही आपने किसी प्लेस को ले लिया, जैसे दिल्ली, रामपुर, रामनगर, आगरा, जापान इत्यादि। तो बच्चों ये सभी क्या हो गए? स्थान के नाम हो गए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है, अर्थात किसी समूह का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा लड़का, तो अब लड़का बच्चों किसी भी एज का हो सकता है। वो 5 इयर्स, 4 इयर्स का भी हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबी भी हो सकता है, और 80 इयर्स ओल्ड भी हो सकता है, 60 इयर्स का भी हो सकता है। तो ये पूरी जाति के लिए हो रहा है। ऐसे ही मनुष्य, तो हर प्राणी जो है वो मनुष्य है, तो किसी भी आप उस कैटेगरी में ला सकते हैं। गांव छोटा भी हो सकता है, 100 लोगों का भी हो सकता है, 200 लोगों का भी हो सकता है, 500 लोगों का भी हो सकता है। ऐसे उन्होंने कहा शहर, तो शहर भी छोटा या बड़ा हो सकता है। ऐसे ही पुस्तक, तो पुस्तक 4 पन्नों की भी हो सकती है, पुस्तक 200 पन्नों की भी हो सकती है, और पुस्तक 5 पन्नों की भी हो सकती है। तो पुस्तक कहते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कि पूरे समूह का बोध करा रही है। ठीक है। आगे पशु, भवन, भवन 2 कमरों का भी हो सकता है और 10 कमरों का भी हो सकता है। तो ये भवन कहते ही ये सब क्या है? आपको जाति का बोध
करा रहे हैं। ऐसे ही आपने कहा देव, तो देव भगवान कोई भी हो सकता है। फूल, फूल पूरी जाति का बोध करा रहा है। फूल गुलाब का भी हो सकता है, फूल कमल का भी हो सकता है, इत्यादि। अब देखिए बच्चों, थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से बच्चों पदार्थों के गुण, धर्म, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा में हमें फील आना चाहिए, जैसे सत्य, न्याय, प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, अच्छाई, सुंदरता, बड़प्पन, बुढ़ापा। तो ये सब बच्चों जो हैं वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। इसमें हमें गुण भी दिखाई दे रहा है, धर्म दिखाई दे रहा है, दोष भी पता चल रहा है, अवस्था भी पता चल रही है कि भाई आप किस अवस्था में, बोले बुढ़ापे की अवस्था में हूँ, ठीक है, तो आपको अवस्था भी पता चले। आपने एन एग्जाम्पल देखिए, जैसे गुलाब का सौंदर्य अद्भुत है, तो यहाँ पे सौंदर्य क्या हो गया, उसकी गुण बता रहा है, ठीक है। बच्चों ने दौड़ में भाग लिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों कार्य को दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी बच्चों भाववाचक संज्ञा होगी। बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के कारण कुछ विद्वानों ने संख्या के दो और भेद भी माने हैं। हमारे बेसिकली जो होते हैं मेन भेद बच्चों तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वानों ने दो अन्य भेद भी माने हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन और समुदायवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञाएं और जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो समुदायवाचक संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा जाति का ही बोध कराती हैं। हम इन्हें जातिवाचक संज्ञाओं के ही भेद के रूप में लेते हैं। जैसे किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, अन्य आदि। अब ये बच्चों पदार्थ हो गए, ठीक है, जैसे लोहे की चादर, तो लोहा क्या हो गया, पदार्थ हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने कहा लकड़ी का घर, तो लकड़ी भी क्या हो गई, वस्तु हो गई, पदार्थ हो गई। अब देखिए बच्चों, समुदायवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ग्रुप का जो शब्द बोध कराते हैं उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, तो सेना में हम इंडिविजुअली नहीं देख रहे हैं, हम पूरे ग्रुप को देख रहे हैं, ठीक है। अब सेना थल सेना भी हो सकती है, जल सेना भी हो सकती है, वायु सेना भी हो सकती है। ऐसे ही पुलिस सभा 4 लोगों में भी हो सकती है, 50 लोगों में भी हो सकती है। तो ये सब जो है बच्चों वो ग्रुप के उदाहरण हैं। ऐसे आपने कहा कक्षा, तो कक्षा में 50 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं और 20 भी। परिवार, परिवार में 4 सदस्य भी हो सकते हैं, 8 सदस्य भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। तो ये सब हमें क्या कर रहे हैं बच्चों, ग्रुप का बोध कराते हैं, तो ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाते। अब बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग देखिए। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनेक बार जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने कहा देश में जय चंदों से बचाइए, देश को जय चंदों से बचाइए। तो अब यहाँ पे जयचंद्र जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर जयचंद्र जो है वो देशद्रोही है, तो यहाँ पर इन्होंने देशद्रोह के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है कि देश को जयचंद्र यानी कि झूठे देशद्रोहियों से बचाइए। अब हरीशचंद्र, वैसे तो हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने कहा कि आजकल हरीशचंद्र भला कहाँ मिलेंगे, तो हरीशचंद्र यानी कि हरीशचंद्र जो थे सत्यवादी, हरीशचंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर भी हमने हरीशचंद्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में ले लिया। ऐसे बच्चों, देश को नटवर वालों ने ही ठगा है, नटवर लालों ने, तो नटवर लाल यहाँ पर एक ठग के रूप में आया है, तो ये भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा मूल रूप, कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मृत्यु, जीवन आदि, लेकिन कुछ शब्दों में बच्चों प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्यय और अविकारी शब्दों से।
अब देखिए बच्चों जातिवाचक संज्ञा से। अब बच्चों जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे। शत्रु क्या है बच्चों, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसकी मैं भाववाचक बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, शत्रुता। मित्र जातिवाचक संज्ञा हो गई और इसकी भाववाचक बनेगी बच्चों मित्रता। ऐसे ही युवक जातिवाचक संज्ञा है और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, यौवन। बूढ़ा व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, बुढ़ापा, क्योंकि आप बुढ़ापे को फील कर सकते हैं। ठीक है। मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मैंने त प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, मनुष्यता। ठीक है। सज्जन में मैंने सज्जन जातिवाचक संज्ञा है और इसको मैंने भाववाचक संज्ञा बनाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, सज्जन। अब देखिए बच्चों सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा। अहम माने होता है अहंकार, तो अहम सर्वनाम शब्द हो गया और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनी बच्चों, अहंकार। मम माने मेरा होता है और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, ममतव्य या ममता। ऐसे ही अपना शब्द सर्वनाम है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों अपनापन। ऐसे ही सर्व माने सभी और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों सर्वस्व। अब देखिए बच्चों विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण शब्द है मेरे पास मीठा, तो इसकी भाववाचक संज्ञा मैंने क्या बनाई बच्चों, मिठास। कमज़ोर की भाववाचक संज्ञा बनेगी कमज़ोरी। आलसी की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों आलस्य। कठोर विशेषण की भाववाचक संज्ञा बनेगी कठोरता। ऐसे ही सुंदर शब्द विशेषण की भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता। गरीब विशेषण है तो इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों गरीबी। ऐसे ही लाल विशेषण की बनेगी लालिमा। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब आइए देखते हैं क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। अब देखिए पहला क्रिया शब्द जो है वो है कसना, तो कहते हैं ना कसिए, तो कसावट भाववाचक संज्ञा बनेगी कसावट। ऐसे ही लिखना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, लिखाई। पढ़ना की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों पढ़ाई। ऐसे ही जीतना क्रिया हुई और जीतना की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों जीत। ऐसे ही हंसना क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों हंस। भूलना की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों भूल। हारना की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों हार। अब देखिए बच्चों अंतिम भाग, अव्ययों से अर्थात अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा को बनाना। मना, तो मना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों मनाही। भीतर की भाववाचक संज्ञा बनेगी भीतरी। निकट की बच्चों भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। समीप की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों समीपता। तीव्र की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों तीव्रता। दूर की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों दूरी। ऐसे ही देर की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों देरी। ऐसे ही ऊपर की भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों ऊपरी। तो बच्चों यहाँ हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अर्थात संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी किए जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमने आज संज्ञा के प्रयोग और संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना है।